हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा जी, चलिए शांत हो जाइए। बस आज जैसा कि हमारे सारे के सारे प्रोविजन खत्म हो चुके हैं और हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो मैं आप लोगों के साथ में थोड़ा सा चलूंगा, फिर आपको चलाऊंगा और मैं आप लोगों से पूछ पूछ करके भी क्वेश्चन करूंगा, यानी कि आपको प्रोविजन लर्न है या नहीं है। जैसा कि मैंने कल रात को आप लोगों को मैसेज कर दिया था कि प्रिपेयर कर लीजिएगा अपना प्रोविजन, तो मेरा ख्याल है आप लोग प्रिपेयर करके आए होंगे। जो प्रिपेयर करके आए हैं वो ठीक है, जो नहीं प्रिपेयर करके आए हैं वो ध्यान से सुनिएगा। उन लोगों को जो लोग प्रिपेयर करके आए हैं, हो सकता है जो लोग प्रिपेयर करके आए हैं उनका आंसर भी गलत हो, लेकिन कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, उसको मैं रेक्टिफाई करूंगा। ठीक है जी, ओके ठीक। चलिए, अपने पास में क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ होता है। ये क्वेश्चन है हमारे पास में एक मजेदार सा, और ये सारे आए हुए क्वेश्चन है। अगर आपको ये प्रोविजन आते होंगे ना, तो खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करना कि अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन आता है, मतलब ये बूस्टअप करने के लिए है, खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करना। और अगर नहीं आता होगा तो सीखना, डीमोरलाइज मत होना। इन एनी केस नहीं आता होगा तो सीखेंगे, आता होगा तो खुश होंगे। चलिए आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग P&L अकाउंट ऑफ मिस्टर एक्स फॉर प्रीवियस ईयर 21-22 ग्रॉस टोटल इनकम उनकी इस तरीके से थी। ठीक है सर, हमारे पास में ना जैसे हम अकाउंट्स के अंदर करते हैं वैसे ही हम यहाँ पे भी करते हैं। हम नहीं पढ़ते इसको बिल्कुल भी, इस P&L अकाउंट को हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पहले इसकी एडजस्टमेंट्स। आओ जी, एडजस्टमेंट क्या कहती है ये देख लेते हैं। इसको मैं 170% पे कर देता हूँ। हाँ जी, थोड़ा सा बड़ा हो गया ये, और अब इजीली दिखाई दे रहा। अब शांत रहेंगे, देखिएगा और सुनिएगा यहाँ लिखा क्या हुआ। हाँ जी, लिखा हुआ है परचेजेस इंक्लूड परचेजेस ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम रिलेटिव। क्या हम रिलेटिव से परचेजेस नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर, लेकिन उसका मार्केट प्राइस 80,000 है एंड पेमेंट वाज मेड इन कैश। ओह माय गॉड। अच्छा शांत रहो, देखो ऐसा नहीं करो, मैं भी तो पढ़ाने ही आया हूँ ना, मुझे भी तो कुछ करने दो। एक आधा क्वेश्चन मैं करा लेता हूँ, आप सिर्फ सुनना। अगर समझ में, अगर आपका भी जवाब वही था ना मन में, तो बस मन में रखना। सबसे पहले तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले तो हम कहेंगे सर एक्सेसिव पेमेंट है ये। एक्सेसिव कितना है? एक्सेसिव है 20,000। क्या एक्सेसिव अलाउड है? नहीं सर, ये 20,000 तो डिसअलाउड हो गया। और रिमेनिंग कितना हो गया? 80,000। क्या 80,000 अलाउड है? हो जाता अलाउड, लेकिन इन्होंने गलती कर दी, कैश में पे कर दिया। अब देखो ये पॉइंट मैं बोल रहा हूं ना, तुम चुप कहने के बाद में भी चुप नहीं हो रहे हो। कारण क्या है, समझते हो इस चीज को? जो कोई इंसान अपने काम को लेकर के कॉन्फिडेंट होता है ना, वो चुप रह ही नहीं सकता। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शोर मत मचाने लग जाना, ठीक है ना? तो जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी समझने दो। तो हम क्या कह रहे हैं जी, हम ये कह रहे हैं देखो 80,000 जो है वो कैश में है, तो क्या ये अलाउड होगा? नहीं सर, ये भी डिसअलाउड होगा। यानी कि टोटल 1 लाख क्या हो जाएगा? डिसअलाउड हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर, ओके। अब एक काम करते हैं, अगली वाली पॉइंट को भी पढ़ लेते हैं, वो भी परचेज से रिलेटेड है। कहता है परचेजेस ऑफ ₹20,000 बीइंग द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड विदाउट द एड ऑफ पावर इन ए कॉटेज इंडस्ट्री एंड पेमेंट वाज मेड टू इट्स प्रोड्यूसर एंड पेमेंट वाज मेड इन कैश। हाँ जी, हम लोगों ने जो पेमेंट मेड इन कैश पढ़ा था उसकी एक एक्सेप्शन पढ़ी थी, और उस एक्सेप्शन में ये लिखा हुआ था कि अगर कोई इंसान मैन्युफैक्चरर है किसी ऐसे प्रोडक्ट का जो कि विदाउट द एड ऑफ पावर होता है, तो उसको हम 10,000 रुपए से ऊपर की भी पेमेंट कैश में कर सकते हैं। तो क्या ये एक्सपेंडिचर अलाउड था? हाँ जी, अलाउड था, अलाउड था। और परचेजेस के अंदर इंक्लूड है क्या? परचेजेस ऑफ ₹,
नहीं, ये परचेजेस के अंदर इंक्लूड नहीं है। यहाँ बताइए, नहीं परचेजेस इंक्लूड ऊपर लिखा हुआ है, परचेजेस इंक्लूड ए एंड बी पॉइंट। हाँ तो बताओ इसका क्या करेंगे, बोलो। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, इंक्लूडेड होना चाहिए था ये, पहले ये बताओ। तो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि पहले से इंक्लूड है। कुछ नहीं करेंगे क्योंकि पहले से इंक्लूड है, ऑलरेडी इंक्लूड है। सोच लो, 1 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट ले लो। सारे के सारे बोल नहीं रहे हैं, मैं चाहता हूं सारे बोलो, सारे बोलो कि क्या होगा इसका। नो इफेक्ट। नो इफेक्ट क्यों? इसलिए क्योंकि सर ये ना परचेजेस के अंदर इंक्लूड होना चाहिए था। हमने एक ऐसा प्रोडक्ट परचेज किया है और उसको कैश में पेमेंट किया है, कोई बात नहीं, ये हमारी क्या है सर, एक्सेप्शन है टू अबव रूल, एक्सेप्शन है। और अगर एक्सेप्शन है तो अलाउड है, आना चाहिए था, आया हुआ, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है जी, बी पॉइंट। सी पॉइंट क्या लिखा हुआ है, परचेजेस ऑफ 35,000 फ्रॉम ए पर्सन रिसाइडिंग इन विलेज हैविंग नो बैंक पेमेंट। ये भी एक एक्सेप्शन था, याद आया? तो ये भी अलाउड था, ये भी आना चाहिए था, और आया हुआ, कुछ भी नहीं करेंगे, नो इफेक्ट। मतलब एक बात बताओ, अब जिसने उस सेक्शन की एक्सेप्शंस याद नहीं करी हैं, क्या उसको इस पॉइंट के गलत होने से कोई बचा सकता है? तो रूल्स याद करने बहुत जरूरी। ठीक है जी, तो चलो आओ हम अपना पहला पॉइंट लिखते हैं। और पहले पॉइंट में हमने क्या लिख दिया, आप लिखेंगे अपनी कॉपीज में लिखेंगे, देखो मैं लिखवा रहा हूं आपको, नेट प्रॉफिट। ऐसा लिखना, नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। जी जनाब, कितने हैं नेट प्रॉफिट? 9,38,000। 9,38,000। ठीक है जी, ओके। अब इसके अंदर क्या कर दूं, परचेजेस को क्या कर दूं, ऐड कर दूं कि लेस कर दूं? लेस क्यों कर दूं? देखो ये ऐड और लेस में ना तुम्हारे को बार बार दिक्कत आएगी, तो ऐसा ना हो इसके लिए मैं एक बात कहता हूं, ये वाला डिसअलाउड है ना एक्सपेंडिचर। अच्छा अब ध्यान से सुनो ना, एक बार ध्यान से सुनो प्लीज। यानी कि मैं ये कहता हूं परचेजेस के अंदर है ना, ये वाला एक्सपेंस 1 लाख रुपए का नहीं आना चाहिए था। अगर 1 लाख का नहीं आता तो यहाँ पे क्या लिखा होता, 79,50,000 लिखा होता, है ना? 79,50,000 यानी कि एक्सपेंडिचर की लिस्ट कम हो जाती, और इसका नेट प्रॉफिट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है सर, नेट प्रॉफिट बढ़ जाते। तो ऐड करेंगे, है ना, ऐड इन नेट प्रॉफिट करेंगे। तो हमने यहाँ क्या करना है सर, ऐड। और किस नाम से ऐड करना है, एक्सपेंसेस नॉट परमिसिबल, एक्सपेंसेस नॉट परमिसिबल in P&L account but shown in it, कितना, 1 लाख रुपए। ठीक है जी, सर इसमें क्या क्या था, मतलब क्या क्या नहीं, सिर्फ एक ही था, पेमेंट मेड टू, मतलब ये जो है ना एक्सपेंस नॉट परमिसिबल इन P&L अकाउंट, फिर जैसे इसके 4 होते थे ना, इसके हाँ 4 होते थे ना। हाँ तो पहले हाँ। वो लिख लेते हैं ना। नहीं ऐसे मत करो, फिर तुम जैसे जैसे आते जाएंगे ना वैसे वैसे हम क्लासेस लिखते जाएंगे। हाँ ये बार बार नहीं लिखेंगे, इसमें हम इस तरीके से लिखेंगे, इसकी सब हेडिंग के अंदर लिखेंगे। अच्छा ये सब हेडिंग होगी, ये इसकी सब हेडिंग होगी, इसके अंदर क्या कहेंगे, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, एक्सेसिव पेमेंट, एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव। ठीक है जी, और पेमेंट इन कैश। अब जरा मेरे को बताना, क्या आप लोगों को इसके सेक्शन याद हैं? नहीं याद है ना? 40A3 और 40
A2। सर सेक्शन के साथ लिखना पड़ेगा। अगर लिख दोगे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हाथ तभी लगाना जब लर्न हो। ये 20,000 और ये 80,000 कि किस किस सेक्शन के अंदर हमने इसको किया है। ठीक है, देखो मेरे पास में यहाँ पे जगह कम है तो मैंने इसको इस तरीके से किया। ओके, अच्छा आपने सबसे पहले तो ये क्या कर दिया जी, परचेजेस का जो अमाउंट था वो लिख दिया। आगे चलें। अब मैं इसको यहां से ना गंदा गंदा ना लगे इसके लिए रब कर देता हूं। भगा दिया मैंने इसको यहां से। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया, आपकी कॉपी में मैंने लिख दिया, लिखवा दिया मतलब। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इधर पढ़ते हैं जी। अब अगली सिचुएशन पे आते हैं, कहते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 10%। अच्छा पहले एक बात बताओ, ओपनिंग स्टॉक कौन सी साइड पे आता है P&L अकाउंट की? डेबिट साइड पे, एंड डेबिट साइड इज एक्सपेंडिचर साइड। दैट मींस एक्सपेंडिचर्स आर ओवर वैल्यूड। मैंने नहीं पूछा ऐड होगा या लेस होगा, मैंने तो ये कहा कि ये एक्सपेंसेस आर ओवर वैल्यूड एंड टू रेक्टिफाई इट वी हैव टू डिक्रीज इट, नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। and if expenses will be decreased then net profit shall be added। है ना, मानते हो? अच्छा वहीं क्लोजिंग स्टॉक के बारे में है, वो कहां आता है? क्रेडिट साइड पे, यानी कि इनकम साइड पे, और इनकम साइड ओवर वैल्यूड है। अब रेक्टिफाई करने के लिए हमें कम करना पड़ेगा। इनकम अगर कम होगी तो नेट प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा सर? कम हो जाएगा। मानते हो? ठीक है, अच्छा तो अब हम क्या करते हैं, कुछ 5-6 लाइनें छोड़ दो तुम, चाहे हमारी छूट ही जाए खाली, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर, हम पहले तो क्या कर देंगे, अब देखो यहाँ पे क्या होगा सर, वो जो एक्सपेंडिचर हम लोगों ने ओवर वैल्यू कर रखा था उसको हटाएंगे, तो वो तो उसी कैटेगरी में आ जाएगा, एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड, है ना, एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड। तो उसी के नीचे वहां पे जहां तुमने लिखा था ना आंसर, इनकम, वो क्या नाम है, सॉरी, एक्सपेंस नॉट अलाउड, पहले तो उसी कैटेगरी में इसको लिख दो, एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड, यानी कि ऐड होगा ना वो। तो मैं क्या लिख देता हूं यहाँ पे, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। और कितना लिखोगे, 10% से है ना? अच्छा 10% से है। ओपनिंग स्टॉक कितने का है? 9,50,000 का। 9,50,000 का 10% कितना होता है बच्चों? 95,000 होता है। ठीक है सर, तो 95,000 हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड बैक कर दिया। और फिर थोड़ी सी लाइनें छोड़ करके एक और कैटेगरी बनाएंगे। क्या कैटेगरी? इनकम नॉट अलाउड in P&L account but shown in it। जो बच्चे अभी फाइनल आंसर देखना चाहते हैं ना, उनको मैं अभी नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं, फाइनल आंसर भी लास्ट में तुम्हें दिखा दूंगा। हाँ जी, अब यहाँ पे क्या है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 36,000। बच्ची ने बताया 36,000, कृपया चेक कर लें। 36,000, और ये क्या होना चाहिए, ये लेस होना चाहिए, वो नेट प्रॉफिट के अंदर माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हमने देख लिया। भगा दूं इसको? चलो इसको भगा देते हैं, कोई जगह लिमिटेड है ना मेरे पास। ठीक है, अच्छा जी, अब अगली एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं एक बारी। सैलरी इंक्लूड्स 25,000 बीइंग बोनस पेड टू स्टाफ ऑन 1/11/2021 ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। हाँ, कौन से ईयर का है ये बताना जरा। 21-22 है ये एक्सपेंस किसका है? 21-22 का है। और हमारे पास ये P&L कौन सा है जी? 21-22 का। ये पहले मेरे को तुम एक बात बताओ ना, बोनस पेड बेसिस पे अलाउड होता है, सेक्शन 43B कहता है, याद आया? पेड होना चाहिए और पेड है। अब दिवाली के टाइम पे दे चाहे ईद के टाइम पे दे, डजंट मैटर, इट्स अवर बिजनेस एक्सपेंडिचर।
एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन सैलरी। तो ज्यादा भावुक मत हो जाओ, इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, एंड इफ इट इज इंक्लूडेड एंड ऑल्सो इट इज परमिसिबल एक्सपेंस, देन वी नीड नॉट टू डू एनीथिंग, इजंट इट? यस इट इज। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? सर आना चाहिए था, आया हुआ है, क्योंकि वहां लिखा हुआ सैलरी के अंदर इंक्लूड था। ठीक है जी, ये सैलरी जो थी ना 7 लाख, इसके अंदर 25,000 रुपया इंक्लूड था, कोई बात नहीं। ठीक है जी, कुछ नहीं करेंगे। तो हर पॉइंट के लिए एकदम से पॉजेसिव मत हो जाना कि अरे लिखा है तो कुछ ना कुछ तो एडजस्ट कर ही दूं, क्या पता ना करना हो। अच्छा आगे पढ़ते हैं, रेंट रेट एंड टैक्सेस। मतलब तुम ऐसे करोगे, मेरे को बोलने ही नहीं दोगे। अभी जब मैंने क्लास शुरू नहीं की थी तब तुम हाथ जोड़ रहे थे कि एक दो खुद करा देना सर। अच्छी बात है, शांति रखो, शांति रखो। देखो क्या लिखा है, रेंट रेट एंड टैक्सेस इंक्लूड म्युनिसिपल टैक्सेस पेड ऑन 1/11/2021 रुपीज 30,000। पेड बेसिस पे अलाउड होता है ना म्युनिसिपल टैक्स। देखो ये तो क्या नाम है, रेंट और रेट्स तो आउटस्टैंडिंग बेसिस पे भी अलाउड थे, लेकिन टैक्सेस आर अलाउड ओनली ऑन पेड बेसिस। कौन कहते हैं? सेक्शन 43B एंड म्युनिसिपल टैक्सेस आर रिलेटेड टू बिल्डिंग। ये कौन सा सेक्शन बोल रहा था, याद करो, सबसे पहला सेक्शन कौन सा था? हाँ सबसे पहला था 30 या 31? 30 था, और उसके बाद में 31 था प्लांट एंड मशीनरी। चलो खैर कोई बात नहीं। अच्छा तो ये आना चाहिए था, आया हुआ, कुछ नहीं करेंगे। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी वाज ऑन अक्रूवल बेसिस। अब मुझे इसका जवाब तुमसे चाहिए, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए? पेड नहीं है ना सर, प्रोविजन तो सर आने ही ना, अच्छी तो प्रोविजन है। हाँ ये प्रोविजन है, और प्रोविजन्स नहीं आते हैं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन ये कौन सा प्रोविजन है ये भी तो देख लो दोस्तों। रिटायरमेंट बेनिफिट, ये तो बस ये होगा जब तक वो पे कर नहीं रहेगा एम्प्लॉयर तब तक हम लेंगे नहीं। अच्छा जरा इसको देखिए, ऊपर प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 24,000। बताओ नहीं लेंगे, इसको ऐड कर देंगे। पक्का? अच्छा एक बात बताओ, ये जो प्रोविजन है हमारे पास में, ये प्रोविजन तो जो रिटायरमेंट बेनिफिट वाले होते हैं वो अलाउड होते हैं, जो रिकॉग्नाइज होते हैं, जैसे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हुआ, रिकॉग्नाइज और पेमेंट अंडर ग्रेचुटी एक्ट हुआ। लेकिन वो होते हैं अगर वो डिपॉजिट करवा दें 31 तारीख से पहले। हाँ तो यहाँ कहाँ लिखा, उसने नहीं करवाया था। तो अच्छा हाँ लिखा हुआ है अक्रूवल बेसिस, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी इज ऑन अक्रूवल बेसिस। अगर ये होता ना कि वो अमाउंट जमा कर दिया तो उसने एक प्रोविजन बनाया हुआ, बताओ। नहीं होगा सर, इसको ऐड बैक कर देंगे 24,000। पक्का? यस सर, सही सर। हाँ जी, इसको ऐड बैक कर देंगे अप्रूवल बेसिस पे। अच्छा 6 पॉइंट लिखा हुआ है, आपने जो लिखवाया था क्या प्रोविजन, इसमें एक्सेप्शन लिखवाई थी कि प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी दैट हैज बिकम ड्यू एंड पेबल ड्यूरिंग एंड पेबल। अच्छा अगर ये पे हुआ, ठीक है देखो, मिसेस एक्स इज अ हाउसवाइफ एंड पेमेंट एक्सेसिव कितनी थी? 48,000 थी। हाँ तो ये रिलेटिव होती है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ऐड बैक हो जाएगा। एक्सपेंसेस नॉट अलाउड बट अपीयरिंग इन P&L अकाउंट में, तो ऐड बैक कर देंगे। वो जो 5-6 लाइनें तुमने शुरू में छोड़ी थी उसके अंदर ये दोनों अमाउंट ऐड कर देंगे। वो तो एक्सपेंस नॉट परमिसिबल है। हाँ एक्सपेंस नॉट परमिसिबल होता है, ठीक है। चलें अब देखो, सर ऐसे एग्जांपल भी कराया था ना, वो एक एग्जांपल अपनी वाइफ को पेमेंट ज्यादा कर। हाँ तो यहाँ लिखा है ना एक्सेसिव है हमारे पास में 48,000। तो उसमें हमने उसकी भी वो बढ़ा दी थी ना सैलरी दूसरे एम्प्लॉय की। नहीं उसकी एम्प्लॉय की क्यों बढ़ाएंगे, फेयर मार्केट वैल्यू को क्यों बढ़ा देंगे अपने उसके साथ। एक्सपेंस ज्यादा भी हाँ ठीक है। अच्छा अब ये एडजस्टमेंट तो हो गई पूरी,
ठीक है, अब जरा ऊपर चलें, ओपनिंग स्टॉक। अच्छा मुझे ना एक बात की ना बहुत ही मतलब ये लग रहा है कि शायद हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है। ध्यान से सुनो मेरी बात, जरा ध्यान से सुनो। ओपनिंग स्टॉक के बारे में कहा गया था कि ना 10% एक्सेसिव है, ये 110% पे है, हमने ना 100 लिख लिया था। ऐसे ही क्लोजिंग के बारे में भी है ना, ये अपने ये एक्सेसिव पे है तो ये 110% पे होगा ना, तो बेटा इसका जो एक्चुअल अमाउंट निकल करके आएगा ना वो क्या निकल करके आएगा, 9,50,000 इंटू 10/110। ऐसे ही इसका भी निकल करके आएगा 3,60,000 का 10/110। तो जरा उसको रेक्टिफाई, बेटा वो कहता है कि ना एक्सेसिव है 10% से, तो ये अपने 100% पे थोड़ी होगा, 110% पे होगा, तो हमें 10% निकालना है 110 का। अच्छा आप ये कहना चाह रही हो कि मैं ये इसको अमाउंट को निकाल करके उसमें से लेस करूंगा, उससे बढ़िया मैं कॉस्ट ही निकाल दूं उसकी। हाँ ये भी सही है, तो इसको आप 100 कर लो, वरना डबल काम करना पड़ेगा। तो ये हम ये 100% पे ले आएंगे, ये परमिसिबल होगा, ठीक है। अब फिर भी तो माइनस ही करना पड़ेगा, फिर भी तो माइनस ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो हमें तो एक्सेसिव अमाउंट चाहिए ना बेटा, हमें अलाउड वाला थोड़ी चाहिए। मेरी बात सुनो, हमें अलाउड वाला थोड़ी चाहिए, हमें तो डिसअलाउड वाला चाहिए। तो डिसअलाउड वाला एक्सेसिव वाला है। हाँ एक्सेसिव अमाउंट नहीं है, ये एक्सेसिव के साथ है, 110% पे, 100 तक तो अलाउड है ना। वो एक्सेसिव हमने गलत निकाल दिया था, तो यहाँ पे आप अगर ये 100 लिखेंगे ना तो भी तो माइनस करना पड़ेगा, इसलिए इसको आप 10 करेंगे, जो भी आएगा अब वो तो आप कर सकते हैं। वट एवर इट इज। अच्छा चलो इसको कैलकुलेशन को ठीक कर लिया हमने, अब अगले पॉइंट पे आ जाओ, कृपया ध्यान दें। हाँ लिख लो। परचेजेस का हो चुका, सैलरी का हो चुका, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस का हो चुका। कृपया ध्यान दें, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, परमिसिबल है कि नहीं है सर, छोटे मोटे एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हमने म्युनिसिपल टैक्सेस कब पे किए थे, मेरे को रेंट रेट्स एंड टैक्सेस के अंदर लग रहा है सर वो तो फर्स्ट 2021 में किए थे। हाँ सर। हाँ तो ये तो ड्यू डेट से पहले हो गई ना, 21-22 का बनाना है ना, P&L कब का, ये 21-22 का है, प्रीवियस ईयर 21-22। हाँ तो वो तो ड्यू डेट से पहले ही हो चुकी, ठीक है, कुछ नहीं, वो हमने सही किया था, मैं सिर्फ डेट कंसीडर कर रहा था। अच्छा वो हमने ठीक किया। अच्छा जी, फिर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अलाउड है क्या? नहीं सर, डिस अलाउड है। अच्छा इनकम टैक्स होता तो एज एन एक्सपेंडिचर अलाउड होता क्या? नहीं सर, नहीं है। अच्छा लिखने का तरीका सुनो, अब इसको हमने क्या किया है, डिस अलाउड किया है ना, तो हम इस डिस अलाउड को ना लिखेंगे अपने पास नोट के अंदर नीचे कि प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स एंड इनकम टैक्सेस नॉट अलाउड, क्योंकि ये स्पेसिफिक एक सेक्शन में बोला गया। अच्छा प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी हमने अलाउ कर दिया था, हो गया। प्रोविजन फॉर जीएसटी नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ यानी कि अगर आपने जीएसटी पे किया होता तो उसका आपको क्रेडिट मिल जाता, लेकिन उसके प्रोविजन नहीं बनाने देंगे हम, तो इसके लिए भी नोट दिया। डिपॉजिट इन एनएससी, एनएससी का मतलब है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। सुनो इसकी डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80, हाँ सी, लेकिन ना ये एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है, तो ये भी डिसअलाउड हो जाएगा, तो ऐड बैक कर देंगे इसको। तो ये जितने भी मैंने
क्रॉस के साइन लगाए हुए हैं ना, ये सारे ऐड बैक हो जाएंगे। ये सारे के सारे ऐड बैक हो जाएंगे। अच्छा, सैलरी टू मिसेज एक्स, नहीं आएगा। देखो वो तो हमने नीचे करके रखा, क्यों नहीं आएगा? तो वो ग्रेजुअली क्यों लगा दिया? नीचे ना एक्सेस मैसेज एक्स की हाँ। बढ़ा देंगे ना। क्यों? वो रिलेटिव को सैलरी नहीं दे सकता, लेकिन वहां लिखा हुआ है कि रिलेटिव को जो सैलरी थी एक्सेसिव थी, कितने से? 48,000 से, मतलब जीरो, कुछ भी नहीं देना चाहिए था इसमें। एक्सेस नहीं देना, एक्सेस जितना अमाउंट था एक्सेस था वो तो ले लेते, बाकी सर, ये जो NSE ऊपर का था वो वाला- हटा देते। जो डिपॉजिट एनएससी वाला हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि पहले से डिपॉजिट के अंदर था। हाँ। तो इसको बिजनेस एक्सपेंस नहीं मानते। हाँ, वही तो। अच्छा, इसको भी हम क्या करेंगे जी? सैलरी टू मिसेज एक्स, क्योंकि इसके बारे में दिया हुआ था तो ऐड बैक कर देंगे, क्रॉस कर दो। परचेजेस, परचेज एक कंप्यूटर, भाई ये कैपिटल परचेजेस थी, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को थोड़ी ना लेते हैं, तो इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ से अगर इसका इसका डेप्रिसिएशन नहीं। शांति रखो, डेप्रिसिएशन लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ परचेज, परचेज ए कंप्यूटर 1 जनवरी 1 नवंबर 2020, कौन सा साल है ये? 21-22 चल रहा था, ये तो पिछले साल खरीदा था हमने, तो फिर ये कैसे आएगा यहाँ पे? ये आना चाहिए था क्या? ये नहीं आना चाहिए था, तो हम हाँ जी, लेकिन ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो सिर्फ सेक्शन 35 के अंदर अलाउड है। इसमें से तो हटा देंगे और हटाएंगे इसको, ऐड बैक कर देंगे इसको, और मेरी बात सुनो, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे? इसको ऐड बैक कर देंगे पहले तो। अच्छा एक बात बताओ, इसको वो कैसे करेंगे? डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे? आ जाओ जी, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। सर पिछले साल से लगाएंगे। हाँ, पिछले पिछले साल का लगाएंगे। 20% में 40% ले लेंगे। देखो जी, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन 20% फॉर कंप्यूटर, बताया ना उन्होंने सितंबर की बात। हाँ जी, ओपनिंग वैल्यू कितनी थी? कृपया शांत रहें, 40,000 पिछले साल का परचेजेस था ये। अच्छा, और इसमें से माइनस करेंगे फुल रेट से या हाफ रेट से? हाफ हाफ रेट, 180 डेज से कम है। अच्छा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन याद नहीं है मुझे, तुम बता दो। 40% का हाफ 20%, कितना हुआ? 8,000, कितना आ गया? 32,000 माइनस किया 40%, अब तो पूरा ही मिलेगा ना? कितना आता है? 12,800। मैं नहीं मानता। एक मिनट, वो कब लिया था? 20 और यहाँ 21, 20। अच्छा, हाँ, ये इस साल का करंट ईयर का पूरा ही लेंगे। हाँ, 40% पूरा लेंगे, तो बताओ मेरे को ये कितना आएगा? 12,800। 12,800। हमें तो सिर्फ यही चाहिए ना, तो वहां पे लिखो, अपने P&L अकाउंट में लिखना पड़ेगा एक्सपेंस। अब एक और कैटेगरी बनाओ, अब एक और कैटेगरी बनाओ, एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट शोन इन P&L अकाउंट। एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट शोन इन P&L अकाउंट। ये क्वेश्चन हम लिखते हैं 21 22 वाला ले लेंगे सर, 21 22 वाला ले लेंगे, ऊपर वाला सिर्फ नोट डाल देंगे, है ना? हाँ, वो तो आप लोगों ने लिखा एक्सपेंडिचर अलाउड बट नॉट शोन इन P&L अकाउंट, एक्सपेंसेस परमिसिबल बट नॉट शोन इन P&L अकाउंट। ठीक है जी, लिखा आप लोगों ने? क्या आप लोगों ने लिखा? अच्छा, अब ये माइनस होगा, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ते हैं तो नेट प्रॉफिट घटते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, और कितना? 12,800 माइनस हो जाएगा इस साल का डेप्रिसिएशन। ओके जी, और 800 नोट में डाल दिया है। 800 तो नोट में डाल देंगे, इस पूरे वर्किंग नोट को ही नोट में डाल देंगे, ये वर्किंग नोट बना देंगे ना हम, इसमें दिक्कत ही क्या है? ठीक है जी, डन। अच्छा चलो, इसको भगा दूं यहां से, चलो जी।
आ जाओ ऊपर देखते हैं अब इनकम की साइड पे। सेल्स हमारी बिजनेस इनकम है, आनी चाहिए थी, आई हुई है, कुछ नहीं करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कर लिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ये बिजनेस इनकम थोड़ी है, भगाओ इसको। डिविडेंड को भी भगाओ, विनिंग फ्रॉम लॉटरी को भी भगाओ। अब सोचो इनकम की साइड, अगर इनकम की साइड से इनकम कम होगी तो नेट प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? नेट प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, तो माइनस हो जाएगा। और इस हेड का नाम क्या बनाएंगे बोलो? इनकम नॉट परमिसिबल इन P&L अकाउंट, इनकम नॉट परमिसिबल, income not permissible in P&L account but shown in it. ठीक है, और ये तीनों के तीनों अमाउंट उठा करके यहां लिख देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है जी, हाँ जी मैं प्रेजेंटेशन करा देता हूँ। हाँ मैं करा रहा हूँ। पहले आपने जो मैंने समझाया वो समझ लिया, कोई पॉइंट तो नहीं छूटा आप लोगों का? चलो आओ अब इधर देखो मेरे साथ, कृपया ध्यान दें। आओ देखें आंसर। दीदी आंसर ही तो दिखा रहा हूँ मैं, दीदी शांत तो रहो, छोटे बच्चे को कितना दबाओगे आप? मैं सोचो छोटा भाई हूँ मैं आपका, परेशान कर देते हो सारे मिलके। इधर देखो, यहाँ पे आंसर के अंदर कुछ गलतियां हैं नालायकों, इधर देखो। ये 9,38,000 आपने लिखा हुआ है, ठीक है डन। ये वाला एक्चुअल ये आपने लिखा था, डन लिखा हुआ, आपने चेक कर लो। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर जीएसटी आप लोगों ने लिखा, सैलरी टू मिसेज एक्स ये लिखा, परचेज ऑफ कंप्यूटर ये लिखा 40,000, ठीक है जी। और परचेज फ्रॉम रिलेटिव 20 और ये 80 मैंने आप लोगों को लिखवाए थे। एडजस्टमेंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक ये लिखा, ठीक है। अब सुनो या क्या लिखा हुआ, बोनस पेड आफ्टर ड्यू डेट, जरा चेक करें इसको, बोनस कब पे किया गया था, कहाँ है सैलरी इंक्लूड, बोनस पेड टू स्टाफ 1/11/2021, तो 21-22 में तो पे कर दिया, ये गलत दिया हुआ। 1/11/2021 21-22 की डेट है ना, विद इन टाइम पीरियड पे कर दिया है ना, तो बोनस 31 मार्च 2022 को पेड होगा ना, तो अलाउड है ना। यहाँ पे देखो डिसअलाउड की लिस्ट में डाला हुआ है, इसको जरा काट दो कट से। यहाँ पे मतलब तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये कट से काट दो, मतलब आप नहीं लिखोगे इसको, मैंने कट से काट दिया। चले आगे, अब आगे आंसर देखो, ये कौन सी कैटेगरी थी, एक्सपेंसेस डेबिटेड इन P&L अकाउंट बट नॉट अलाउड। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये पूरी की पूरी पीडीएफ है आपके पास, ये पूरी की पूरी बुक भी है आपके पास, इसकी फोटोग्राफ क्यों ले रहे हो आप? अच्छा अभी करना है, चलो नहीं हटाऊंगा आपसे पूछे बिना। हाँ मैं रुक रहा हूँ, मैंने ये एक कैटेगरी, ये कौन सी कैटेगरी है, ये वो कैटेगरी है जिसमें एक्सपेंडिचर परमिसिबल और एक्सपेंडिचर नॉट परमिसिबल, हाँ इन P&L अकाउंट बट शोन इन इट, मैंने इसको ऐसा लिखा है आपको, ठीक है। चले नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है बेटा, ये इसके अंदर ना हमारे को 80C की डिडक्शन मिलती है, ये एक्सपेंस नहीं है, इसकी डिडक्शन मिलती है, मतलब पांचों एंड की इनकम के आने के बाद में हम वहां पे माइनस कर सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं हमारे, डिडक्शन जब पढ़ेंगे ना तो आएगा आप लोगों के पास में 80C। चलो जी चलो, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? अभी यहाँ पे तुम कैलकुलेशन भी कर रहे हो,
मेरे को पता है तुम क्या चाह रहे हो, तुम चाह रहे हो कहीं अगला क्वेश्चन ना शुरू हो जाए। सब जानता हूँ, मैं 18वें साल में चल रहा हूँ, पता है तुम्हें, पढ़ाते हुए। मतलब मैं तुम्हारे जैसे लल्लू पंजुओं को पढ़ा करके मुझे पता है तुम किस टाइम पे क्या सोचते हो। चलो आगे, ये देखो एक यहाँ पे गलती थी, इसको तुम मत गलत करना, इसको ठीक कर लेते हैं। मैंने ठीक कर लिया, हमने तो इसको पे ही कर दिया था ना। और यहाँ पे लिखा हुआ अनपेड है। अच्छा चलो खैर, हमने इसको ठीक कर लिया। तो ये अमाउंट आपका कुछ और आएगा, उसको आप ठीक कर लेना, ठीक है ना, वो जो भी अमाउंट आएगा। क्या आप मुझे बताने में इंटरेस्टेड हो? ये वाला यहाँ तक कितना अमाउंट आया था, ये सब ऐड वाले जो थे, बता दो बता दो। ये सारे के सारे कितने हो गए? नहीं बताओगे ना, कोई बात नहीं, मुझे चाहिए भी नहीं, जो भी है। चलो अच्छा, अब आप आंसर भी अलग अलग बताओगे, शांति रखो। इधर देखो, अब इधर देखो, परमिसिबल एक्सपेंसेस के अंदर भी, बच्चों सुन लो, परमिसिबल एक्सपेंसेस के अंदर आपने क्या लिखा है? 12,000। डेप्रिसिएशन कितना लिखा है वो? 12,800। और वही सही है, इसको कट से काट दो, ये ठीक है। ये डेट्स की वजह से था, तो 40% तो आएगा, लेकिन 32,000। ठीक है जी, 12,800 हो गया। और ये हमारा ठीक लिखा हुआ है, ये भी कुछ चेंज हो जाएगा, जो भी आ जाएंगे। किसमें? क्लोजिंग स्टॉक, हाँ, इसको भी यहाँ से हटाते हैं। इनकम नॉट परमिसिबल, ये है ना, यहाँ पे लिखूं ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और ये इनकम टैक्सेबल अंडर अदर हेड, यानी कि नॉट परमिसिबल। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये एक और लिख लेंगे इधर, एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वो कितना था अमाउंट? 32727। चेक कर लेते हैं। 32727। हाँ यही था, ठीक है जी। और ये भी यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो ये अमाउंट चेंज हो जाएगा। अब कोई ऐसी इनकम तो हमारे पास थी नहीं ना, एक और हेड बनता है, इनकम अलाउड बट नॉट शोन इन पी एंड एल अकाउंट। इनकम अलाउड, हाँ इस क्वेश्चन में है नहीं, वरना एक 4 हेड बनते हैं ना, एक्सपेंस अलाउड, एक्सपेंस डिसअलाउड, इनकम अलाउड, इनकम डिसअलाउड। तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अच्छा अब देखो, ये हमारी बिजनेस इनकम आ गई, यहाँ पे ये हमारी बिजनेस इनकम आ जाएगी, सब कुछ एडलेस करके। फिर हम क्या करेंगे सर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज करेंगे। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हमारे पास में जो दी हुई है वो लिखेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी हमारे पास में, बस। और हम कुछ नहीं करेंगे। हमें ना मतलब कहाँ तक काम था? इनकम फ्रॉम पीजीबीपी तक काम था, ये हमारे काम का नहीं था, इसको हमने अभी सीखा ही नहीं है अदर सोर्स को, तो हम अलग कर देंगे। और टैक्स लगाने की तो सोचना ही मत है। हाँ क्वेश्चन में था, लेकिन ये अदर सोर्स में टैक्सेबल, मतलब अदर सोर्स मतलब अदर देन पीजीबीपी, वट एवर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि क्या आया है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में प्रीवियस ईयर 21-22 का, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। और यहाँ पे एक भी एडजस्टमेंट नहीं दी हुई,
नीचे दिया हुआ है एक पॉइंट, क्या लिखा हुआ है, कार कंप्यूटर प्लांट एंड मशीनरी वाज परचेज्ड ऑन 1/10/2021 एंड वर पुट टू यूज ऑन द सेम डेट। ठीक है, तो सेकंड हाफ में खरीदा है, हम इसको मानेंगे सर लेस देन 180 डेज, तो रेट हाफ हो जाएगा, हाफ रेट ऑफ डेप्रीसिएशन चार्ज। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर डिसअलाउड है तो क्या हो जाएगा सर, एड बैक हो जाएगा नेट प्रॉफिट के अंदर। बेस लेंगे नेट प्रॉफिट को, सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट, और नॉन परमिसिबल एक्सपेंसेस की एक कैटेगरी बनाएंगे, एक्सपेंसेस नॉट अलाउड इन P&L अकाउंट बट शोन इन इट, उसके अंदर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एड बैक हो जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम मिसेस डीटी, यानी कि ये मिस्टर डीटी के बुक्स ऑफ अकाउंट थे और मिसेस डीटी से उन्होंने लोन लिया था, उनको इंटरेस्ट पे किया है। बताइए ये इंटरेस्ट जो है ये अलाउड है या नहीं है? अलाउड है सर, ठीक है। लेकिन ये आउटस्टैंडिंग बेसिस पे या पेड बेसिस पे? सर ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मिसेस जो हैं वो ना तो बैंक है, ना ही एनबीएफसी है, ना ही कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो हम क्या कहते हैं सर, इसके आना चाहिए था, आए हुए कुछ नहीं करेंगे। इनकम टैक्स इसका नोट भी दे देंगे बीच में, हाँ नीचे नोट दे देंगे इस चीज कि हमने ऐसा मान लिया, पेड कर दिया। हाँ जी, वो पेड ही है, जब तक अनपेड नहीं लिखा होता हम उसको पेड ही मानते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनकम टैक्स लिखा हुआ है, डिसअलाउड है, क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, नहीं सर ये भी डिसअलाउड है, ये भी ऐड बैक हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, नहीं सर ये भी एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है, ये भी ऐड बैक हो जाएगा। एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है, बोलिए सर। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अलाउड नहीं है ना, हाँ जी। एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू नेचर का आना चाहिए था, आया हुआ कुछ नहीं करेंगे। पीपीएफ के अंदर कंट्रीब्यूशन ये हमारा एक्सपेंस नहीं है। अच्छा ये पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, इसके आगे हम क्या मान लेते हैं, फॉर एम्प्लॉई, तब ये एक्सपेंस है, पे कर दिया है तो आ जाएगा, फिर ये पेड है, पेड ही मानते हैं हम इसको, तो ये आना चाहिए था, आया हुआ कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता ना फॉर हिमसेल्फ, तो ये बिजनेस एक्सपेंस नहीं होता, इसकी डिडक्शन मिल जाती नीचे 80C की। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम के बाद। इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट स्कीम, ये 80C के अंदर आता है सर, लेकिन ये एक्सपेंस नहीं है, तो ये डिसअलाउड हो जाएगा, और डिसअलाउड हो जाएगा तो क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे, इसको भी ऐड बैक कर देंगे नेट प्रॉफिट में। परचेज ऑफ कार अकाउंट पे ही चेक से की है, तो क्या हो गया फिर, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हटाओ इसको। लेकिन इसके ऊपर जो था वो डेप्रीसिएशन वो P&L अकाउंट में आ जाएगा, नहीं आया हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब सुनो मेरी बात, कृपया ध्यान दें, ये तीनों चीजें कैपिटल एक्सपेंडिचर है, डिसअलाउड हो जाएंगी और ऐड हो जाएंगे ये अमाउंट अपने अपने। लेकिन इनके ऊपर जो एक डेप्रीसिएशन है ना, जो डेप्रीसिएशन है ना वो आना चाहिए था और नहीं आया हुआ, तो उसको हम किस कैटेगरी में लिखेंगे, एक्सपेंसेस परमिसिबल बट नॉट शोन इन P&L अकाउंट। तो हम क्या कर देंगे, वहां से माइनस कर देंगे, एक्सपेंसेस परमिसिबल बट नॉट शोन इन P&L अकाउंट, माइनस कर देंगे इन तीनों का डेप्रीसिएशन। बताओ जी कार के ऊपर कितना डेप्रीसिएशन लगता है, जल्दी से बताओ। 15 का 7.5 हो जाएगा, और कंप्यूटर पे कितना लगता है 20%, यहाँ कितना हो जाएगा 40 लगता है, 20 हो जाएगा। हाँ तो सही रेट बोला करो ना, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी पे 15 लगता है, लेकिन 7.5 हो जाएगा, ये डेप्रीसिएशन माइनस हो जाएंगे। ठीक है जी, अब क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट आना चाहिए था, आया हुआ कुछ नहीं करेंगे। इनकम टैक्स रिफंडेड, नहीं सर नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इनकम नॉट परमिसिबल इन P&L अकाउंट। पहले हेडिंग सुना करो, एड या लेस का गेम मत खेलो, वरना लास्ट में अगर हेडिंग डालनी नहीं आएगी ना तो तुम क्या करोगे, एड लेस करके ही आ जाओगे, फिर नंबर कट जाएंगे। तो पहले सुनो किस हेडिंग के अंदर ये माइनस हो रहा है, इनकम नॉट परमिसिबल बट शोन इन P&L अकाउंट, तो हमने क्या कर दिया सर, माइनस कर दिया, तो नहीं अलाउड है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड,
सर ये हमारी इनकम है, लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, ये हमारी बिजनेस इनकम नहीं है, इसको भी हटाओ, यहां से माइनस हो जाएगा। जीएसटी रिफंड, हाँ सर ये हमारा एक्सपेंस होता है, और अगर आएगा तो बिजनेस इनकम भी मानेंगे, आना चाहिए था और आया हुआ कुछ नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन जीएसटी रिफंड, ये हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, तो इसको यहां से भगाओ और क्या कर दो, माइनस कर दो। बैड डेट रिकवर्ड, आना चाहिए था, आए हुए कुछ नहीं करेंगे। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, ये नहीं आना चाहिए था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, ठीक है, तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये जितने भी माइनस है ना इनकम साइड पे, कौन सी कैटेगरी में आएंगे, इनकम नॉट शो, इनकम नॉट परमिसिबल बट शोन इन P&L अकाउंट। हो गया ये वाला भी क्वेश्चन। जीएसटी रिफंड, इसमें जो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम मिसेस जो भी ना वो बताने का बेटा, इसमें जो मिसेस डीटी से जो लोन लिया था उसके ऊपर जो हमने इंटरेस्ट पे किया है, मिसेस डीटी जो है वो क्या है, वो ना ही बैंक है, ना ही एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी, ना ही किसी और तरीके से कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये उनकी मिसेज है। तो क्या हम उनसे लोन नहीं ले सकते? ले सकते हैं सर, मिस्टर डीटी मिसेस डीटी से लोन ले सकते हैं। उन लोगों के लिए क्या लिखा हुआ था, बैंक, एनबीएफसी या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कि इनका अमाउंट सिर्फ पेड बेसिस पे ही, इनका अगर इंटरेस्ट आप एक्चुअली पे कर देंगे तो ही वो अलाउड होगा। और जो मिसेस एक्स से है, मिसेस डीटी से है, वो अमाउंट आउटस्टैंडिंग बेसिस पे भी अलाउड हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा सुनो बात, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये आउटस्टैंडिंग था, तो जब तक आउटस्टैंडिंग ना लिखा हो हम इसको पेड मानते हैं, और अगर पे कर दिया है तो ये इंटरेस्ट परमिसिबल। इसकी लिमिट कितनी, कितना लोन दे सकते हैं? कोई लिमिट नहीं है, मैंने तो कभी कोई लिमिट नहीं बताई, किसी और ने बताई होगी आपको, मैंने तो कभी नहीं बताई। ना कोई लिमिट है, ना इंटरेस्ट की कोई लिमिट है, ना लोन के अमाउंट की कोई लिमिट है। दुष्ट प्राणी, वो जो आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, सुनो शांत रहो, वो हाउस प्रॉपर्टी के साथ में हो रहे हो। वो हाउस प्रॉपर्टी जब सेल्फ ऑक्यूपाइड होती है ना, तो उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन की लिमिट होती है। वो बता रहे थे ना, बैंक के हिसाब से, हमें स्टेटमेंट के हिसाब से देख लेते हैं कितना इंटरेस्ट पे किया है, लेकिन ये तो पर्सनल लोग है, पता ही नहीं चल रहा कैसे इंटरेस्ट पे किया भी है नहीं किया। नहीं, यहाँ पे अगर लिखा हुआ, अगर नहीं लिखा हुआ ना कि अक्रूड है, तो हम ये मानेंगे पेड बेसिस। वैसे भी टेंशन कोई लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जीएसटी रिफंड बताऊं बेटा, जीएसटी जो होता है वो हमारा एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि उसको हम क्रेडिट ले लेते हैं उसका बाद में। तो जीएसटी हमारे पास में एज एन एक्सपेंडिचर आता है, जीएसटी रिफंड इनकम की तरह माना जाएगा। याद है मैंने वो बनवाया था आप लोगों को, जिसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स लिखा था, टिक और क्रॉस लगवाए थे, एक गेम खिलाई थी। ठीक है जी। अब इसका प्रेजेंटेशन देख लो, चेक कीजिए अपना आंसर। कृपया अपना आंसर चेक कीजिए। परचेज ऑफ लैंड भी था कहीं? नहीं, ये बस पूछ रही थी कि उस वाले केस में मतलब P&L में डाल सकते, कैपिटल एक्सपेंसेस में डाल सकते। और कैपिटल एक्सपेंड अलाउड होता है सेक्शन 35 में, लेकिन लैंड नहीं होता। याद है मैंने लिखवाया था। हाँ, लैंड कहीं भी अलाउड नहीं है, कहने का मतलब ये, वो परमिसिबल नहीं है सेक्शन 35 में भी। ठीक है, हो गया ये देखो नीचे दिया हुआ है, ये पूरा आंसर है। बदल दूं क्वेश्चन? आ जाओ जी, ये क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 7। शांत रहेंगे। हमारे पास नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000 रुपीज। तो आपने सबसे ऊपर क्या लिखना है, नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट 50,000। अब पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन कर लेते हैं। आ जाओ जी, क्या लिखा हुआ देखिए। लिखा हुआ है
It was found that some stock were omitted to be included in both opening and closing stock, the value of which were opening stock कितना था 9,000 और closing stock था 18,000. बोलेगा कोई नहीं, केवल सारे सुनेंगे. चेक कीजिए अपना, देखिएगा यहाँ पे क्या है हमारे पास में. ओपनिंग स्टॉक कहाँ था? डेबिट साइड पे. एक्सपेंडिचर नहीं लिखा गया था. एक्सपेंडिचर लिखा जाता तो क्या हो जाते? एक्सपेंस बढ़ जाते. एक्सपेंस बढ़ जाते तो नेट प्रॉफिट कम हो जाता. तो हम क्या कर देंगे सर? माइनस कर देंगे. किस कैटेगरी में? एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड, शुड बी डेबिटेड बट नॉट शोन. ठीक है जी. अच्छा, और ये कितने थे? 9,000. और इसको लिखेंगे क्या? इसको हम लिखेंगे अनरिकॉर्डेड ओपनिंग स्टॉक. ऐसे लिखना है, अनरिकॉर्डेड ओपनिंग स्टॉक. कितने का? 9,000 का. अच्छा जी. और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक हमारी इनकम की साइड पे दिखाई देता है. इनकम को बढ़ाएंगे तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा. ऐड कर देंगे इनकम शुड बी क्रेडिटेड, बट नॉट शोन. ऐड हो जाएगा ये. क्या? अनरिकॉर्डेड क्लोजिंग स्टॉक. कितने से? 18,000 से. अच्छा जी, पहला पॉइंट हो गया. आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है सैलरी इंक्लूड 10,000 पेड टू हिज ब्रदर, जो कि अनरीजनेबल थी 2,000 रुपए तक. तो ये क्या हो जाएगी? नेट प्रॉफिट के अंदर एड बैक हो जाएगी. एक्सपेंसेस disallowed, expenses not permissible in P&L account but shown in it के नाम से. ठीक है, एड बैक हो जाएगी. आगे क्या लिखा हुआ है? whole amount of printing and stationery was paid in cash by way of one time payment to Mr. रमेश. अच्छा जी, तो जरा देख ले 10,000 से ऊपर तो नहीं. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 23,200. इसको हमसे डर नहीं लगता क्या? लगाओ इसको डर. तो हम क्या करेंगे? इसको ऐड बैक कर देंगे. पूरे के पूरे को नॉट परमिसिबल कर देंगे. ठीक है ना? पेमेंट मेड इन कैश के नाम से, और पूरे के पूरे को कर देंगे एक्सपेंसेस डिसअलाउड बट शोन इन P&L के नाम से. अच्छा, अब यहां देखो क्या लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन के बारे में. डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाज 1,05,000 वाज बेस्ड ऑन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. अच्छा ठीक है. क्या कहता है? ये कहता है WDV जो है ओपनिंग में वो कितनी थी? प्लांट एंड मशीनरी की 4,20,000. एक नया प्लांट परचेज किया गया, और ये कब परचेज किया गया? 1 जुलाई 2021 को 70,000 रुपए के लिए. क्या ये 180 दिन से ज्यादा पुट टू यूज किया गया? जी किया गया है. तो इस पे फुल रेट का डेप्रिसिएशन लगेगा. लेकिन बोलता है 2 प्लांट हमने बेच भी दिए 1 अक्टूबर 2021 को 50,000 रुपए के लिए. इसको माइनस कर देंगे. हाफ रेट नहीं मिलेगा इस 50,000 के ऊपर. तो ये देखो नीचे इसका वर्किंग नोट है. ओपनिंग में कितना था हमारे पास में? 4,20,000. ऐड किया कितना? 70,000. माइनस किया, ये रिकवर्ड हो गया हमारा अमाउंट, तो ये माइनस कर दिया. अमाउंट कितना रह गया? 4,40,000. अब इसके ऊपर 15% डेप्रिसिएशन लगाना है, जो आ जाता है 66,000. अब एक बात सुनो, डेप्रिसिएशन अलाउड कितना है? सर डेप्रिसिएशन अलाउड है 66,000, और डेप्रिसिएशन डिसअलाउड कितना है? जो आपका P&L में दिया हुआ है 1,05,000. आप इसका डिफरेंस नहीं लेंगे. ये डेप्रिसिएशन का कल्चर नहीं है. आप क्या लिखेंगे? एक्सपेंडिचर नॉट शोन इन P&L अकाउंट बट अपीयर इन P&L अकाउंट. एक्सपेंडिचर नॉट परमिसिबल इन P&L अकाउंट बट शोन इन P&L अकाउंट के अंदर आप ऐड कर देंगे 1,05,000. ठीक है जी. और आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे एक्सपेंडिचर अलाउड इन P&L अकाउंट बट नॉट शोन इन इट.
के अंदर डेप्रीसिएशन अंडर सेक्शन 32, ठीक है, 66,000 लेस कर देंगे, ये लेस करेंगे और ये ऐड कर देंगे, ठीक है जी, ओके। नेट प्रॉफिट के अंदर, अच्छा नेट करके दिखाएंगे तो नंबर कट जाएंगे, क्योंकि ये डेप्रीसिएशन का कल्चर नहीं है, बाकी सब एक्सपेंसेस का हो सकता है, बाकी किसी को और का हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं आगे। रेंट रेट्स इंक्लूड जीएसटी लाइबिलिटी 3400 पेड ऑन 7/4/2021। बोलो 7/4/2021 यानी कि 21-22 के अंदर था। लेकिन जीएसटी लायबिलिटी का तो होता ही नहीं ना, ये तो बताओ बताओ क्या, नहीं आना चाहिए था ना ये। हाँ आप क्या कह रही मैडम? सर ये ऑलरेडी इंक्लूड है और ये नहीं आती है तो नहीं ये दूसरी वाली मैडम। मैं वही बोल रही हूँ, ये इंक्लूड नहीं होना चाहिए था। हां लेकिन इंक्लूड है, तुम्हारे ये इंक्लूड नहीं होना चाहिए था। अच्छा क्यों नहीं इंक्लूड होना चाहिए था? जीएसटी लायबिलिटी इनका ईयर कौन सा है पहले ये बताओ। सर एक चीज पूछनी है, ये मेरी एक बात सुनो, पहले मेरा क्वेश्चन खत्म करो, पहले मेरी सुन लो ना। मैं कह रहा हूँ असेसमेंट ईयर है 22-23, यानी कि प्रीवियस ईयर क्या है 21-22। फिर जीएसटी तो आता ही है। जीएसटी लाइबिलिटी हमने पे की है 7/4/2021 को, यानी कि 21-22 में करी है। हाँ जी, जीएसटी पिछले साल की हो, मतलब जो लायबिलिटी है तो करेगा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं लिखा, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा कि पिछले साल की। अगर लिखा होता रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर तो बात और होती। जी मैडम बताइए, ये जीएसटी लाइबिलिटी जो है, जीएसटी एज एन एक्सपेंडिचर आपके पास में आता है या नहीं आता? आता है, तो इसका मतलब बिजनेस एक्सपेंस है। जीएसटी तो डायरेक्ट टैक्स था ना, वो तो जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स है ना, इनकम टैक्स मतलब हमें तो इनकम फ्रॉम वो चाहिए आ जाएगा सर ये। आप जरा मेरे को यहाँ पे टिक क्रॉस की गेम बताना जरा, मैं और शांत रहेंगे बाकी सारे। ये गेम मेरे और इनके बीच में चलेगी केवल। ये डीटी यानी कि इनकम टैक्स, और ये आईडीटी यानी कि जीएसटी। हाँ जी, टैक्स पेड अलाउड है इनकम टैक्स में? नो। हां नहीं आईडीटी में है, यानी कि जीएसटी में हम एक्सपेंस मान सकते हैं, एक्सपेंस मान सकते हैं ना, अलाउड है तो एक्सपेंस मान सकते हैं। और ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ, यानी कि रेंट रेट्स एंड रेंट रेट्स इंक्लूड जीएसटी लाइबिलिटी कितने की? 3,400, जो कि पे भी हो चुकी है सेम ईयर में। तो सेक्शन 43 बी भी सेटिस्फाई हो चुका है इसका, तो आप डिसअलाउड क्यों कर रहे हो? आना चाहिए था, आया हुआ कुछ नहीं करेंगे। मैडम आर यू गेटिंग इट? पक्का बेटा आप है ना डीटी और आईडीटी के अंदर कंफ्यूज हो गए थे। नहीं देखो यहाँ पे जो आपने एक इससे जो कोर्ट वाला क्वेश्चन कराया था ना, उसमें जो प्रोविजन फॉर जीएसटी था या प्रोविजन नहीं है बेटा, ये तो ऐसा एन एक्सपेंस है। अच्छा जीएसटी रिफंड को हम इनकम मानते हैं ना, तो जीएसटी को पेड को भी एक्सपेंस मानो, ठीक है। अच्छा इधर सुनो, बस बातें नहीं करो। तो सर इनकम टैक्स का रिफंड मिलता है तो वो हमारा आईएफएस में जाता है। इनकम टैक्स से रिफंड, इनकम टैक्स पेड करते हैं तो वो एक्सपेंस नहीं होता, इनकम टैक्स रिफंड मिलता है तो वो इनकम भी नहीं होती। वो नहीं चाहिए, वो इनकम टैक्स रिफंड जो है वो अलग चीज है, उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट मिलता है ना वो जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और जीएसटी का दोनों है, सेल भी बनाएंगे और इनकम। हाँ जीएसटी को एक्सपेंस भी मानते हैं और रिफंड को इनकम भी मानते हैं, और उसके इंटरेस्ट को अगर आता है हमारे पास तो हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी मानते हैं। अच्छा सुनो, कृपया ध्यान दें, अदर जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड 2000 पेड एज डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। देखो हमने साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशंस अलाउ किए थे, ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट क्या होता है? ये होता होगा कुछ 80G के अंदर, लेकिन वो डिडक्शन में आता है, ये बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, तो क्या कर देंगे इसको? ऐड बैक कर देंगे, 2000 रुपीज को ऐड बैक कर देंगे। एक्सपेंसेस नॉट परमिसिबल इन P&L अकाउंट,
बट शोन इन इट। ठीक है जी, ओके, ये हो गया। अच्छा, सारे एक्सपेंस, सारे के सारे इंफॉर्मेशन हमने पढ़ ली। अब जरा ऊपर भी पढ़ लेते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो करना था वो हमने कर लिया। ठीक है, ये आना चाहिए था, आए हुए कुछ नहीं करेंगे, आना चाहिए था, आए हुए कुछ नहीं करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट आना चाहिए था, आए हुए कुछ नहीं करेंगे। सेल्स आना चाहिए था, आए हुए कुछ नहीं करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक के साथ जो करना था हम कर चुके। ठीक है, अच्छा, ये ग्रॉस प्रॉफिट इधर आता है, हाँ आता है। सैलरी हो चुका, रेंट रेट एंड टैक्सेस हो चुका, कर चुके। इंटरेस्ट ऑन लोन आना चाहिए था, आया हुआ कुछ नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन के अंदर जो करना था कर लिया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के अंदर जो करना था कर लिया। पोस्टेज एंड टेलीग्राम आना चाहिए था, आया हुआ कुछ नहीं करेंगे। लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर शॉर्ट, ये कैपिटल लॉस है, ये हमारा बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है, इसको यहाँ पे ऐड बैक कर देंगे, यानी कि एक्सपेंसेस की लिस्ट घटेगी, नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस नॉट अलाउड इन P&L अकाउंट बट शोन इन इट, तो ये ऐड हो जाएगा, ये नहीं आना चाहिए था। जनरल एक्सपेंस जो करना था हम कर चुके। इनकम फ्रॉम यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, ये नहीं आना चाहिए, बिजनेस इनकम नहीं है। यूटीआई तो कैपिटल गेन का पड़ा है ना, यूटीआई, अच्छा ये इंटरेस्ट इनकम नहीं है, इनकम फ्रॉम यूटीआई है। हाँ, ये जो भी है अदर देन बिजनेस है। कैपिटल गेन में हाँ हाँ, कैपिटल गेन में ले लेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं तुम्हारे को, मैं ये कह रहा हूं, अच्छा इनकम फ्रॉम यूटीआई लिखी हुई है, इंटरेस्ट इनकम है, या फिर उनको बॉन्ड्स को बेच करके क्या नाम है कुछ कैपिटल गेन हुआ, ये भी नहीं पता हमारे को अभी तक। लेकिन बिजनेस इनकम तो नहीं है, बिजनेस इनकम नहीं है, तो ये किस साइड में आएगा, इनकम नॉट परमिसिबल इन P&L अकाउंट बट शोन इन इट, तो इसको माइनस कर देंगे यहां से। ठीक है, अब अपना फाइनल आंसर ये देखो। आप थोड़ी देर शांति रखें, जिन बच्चों को ये चेक करना है उनको चेक कर लेने दें प्लीज, फिर मैं आपकी भी बात सुनता हूँ। हो गया जी, चेक कर लिया। अब सुनो, कृपया ध्यान दें, आप जो इस सेक्शन को समझ रहे थे, ये जो इस क्वेश्चन को समझ रहे थे, ये वो नहीं है, ये कुछ और है। आओ दिखाता हूं ये क्या है, इधर सुनना। आप लोगों ने जो बनाना था बना लिया, करना था वो गलत नहीं किया, बहुत बढ़िया किया। अब पढ़ते हैं इसकी एक स्टेटमेंट, नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, You are required to compute profit and gains of Mr. Shivam under presumptive income of under section 44 AD. अच्छा, and profit and gains as per normal provision of act, assuming that he is not opted for provision of section 115 BAC। ठीक है जी, 115 BAC के अंदर ऑप्शनल रेट होते हैं दूसरे वाले, 5, 10, 15 ऐसे परसेंटेज कुछ होता है, छोड़ो उसकी हम बात नहीं कर रहे भी। एज्यूम दैट, यहां से पढ़ना है इसको जरा अच्छे से, एज्यूम दैट होल ऑफ द अमाउंट ऑफ टर्नओवर इज रिसीव्ड बाय अकाउंट पेई चेक। ये डांसिंग लाइन ये समझ में आ रही है, क्या कहना चाह रहा है ये कहना ये चाह रहा है, हमने जो रिसीव किया है ना सारा का सारा चेक से किया है। अच्छा, प्रेजम्पटिव इनकम 44 AD के अंदर क्या होता था, 8%, 8%, हाँ नहीं नॉर्मल 8%। लेकिन अगर कोई पर्सन अपनी सारी की सारी इनकम जो है
वो अगर अकाउंट पे ही चेक से करता है तो 6% तक ले सकता है बेनिफिट। अब सर आप में से कहोगे सर आपने तो कहा था जितना बेनिफिट मिल रहा है ना पूरा का पूरा नहीं लेना चाहिए, फिर स्क्रूटनी में केस लग जाता है। वो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बताया था। अभी हम कितना देंगे, 8 या 6% देंगे। तो सर आ जाओ फिर नीचे, आ जाओ फिर नीचे। ये जो तुमने प्लीज मेरी बात सुन लो, कितने गंदे बच्चे हो तुम। देखो हमारी टर्नओवर कहाँ है, हाँ ये रही हमारी टर्नओवर 1,12,11,500। ठीक है, अब इसका 6% हम इनकम मान लेंगे। इसका 6% हमने इनकम मान लिया। इधर सुनो पहले मेरी बात, वो आया 6,72,690। ठीक है जी, 6,72,690। ठीक है, ये तो हमारे ऊपर बोला गया था कि भाई ऐसा कंप्यूट करो, प्रेजेंटिव इनकम के अंदर आ रहा है। बाकी कोई अगर बोले कि आपको प्रेजेंटिव इनकम के ऊपर टैक्स देना है या फिर अपनी नॉर्मल इनकम के ऊपर देना है, तो हम किस पे देंगे सर, अपनी नॉर्मल पे देंगे। ये तो कंपल्शन दी कि ये निकालना था हमारे को, वरना अगर हमसे कोई पूछे तो हम तो 1,30,900 के ऊपर टैक्स देना पसंद करोगे या 6,72,690 के ऊपर देंगे। 1,30,900 हम मान ले भी अगर कि उसकी और कोई इनकम नहीं भी है तो ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के अंदर आ जाएगा और कुछ भी चार्जेबल टू टैक्स नहीं रहेगा, क्योंकि वो 115 BAC भी ऑप्ट नहीं कर रहा था। लेकिन उस केस में उसको डोनेशन लेने का अधिकार नहीं होगा पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए। अच्छा जी, ये आप अपना आंसर जो है करेक्ट कीजिए, चेक कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा फुल आंसर था और नीचे ये वाला नोट जरूर लिखिएगा। हो गया जी, हो गया। हो गया, हो गया। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।